नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव भारत का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से, उनकी सहायता से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जुड़ने जा रहे हैं ऐश्वर्य गुप्ता से, जो कि एक सीए हैं, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी पर, ब्लॉकचेन पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। काफी लंबा उनका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से वो पढ़ चुके हैं इन चीजों को और अब लोगों को जानने में और समझने में मदद भी करते हैं। हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी पर बात करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे ये एक एसेट क्लास के तौर पे सामने आ रहा है। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी शख्सियत इसके बारे में बात कर रही है, इसलिए फाउंडर इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वे अपने दर्शकों तक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को पहुंचाए। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, जुड़ते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य, बहुत स्वागत है आज के शो पे। थैंक यू शिवानी। आपने अपना वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमने जाना था कि आप क्या काम करते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, और तब हमने कहा था कि हम जल्दी वापस जुड़ेंगे आपसे और बात करेंगे असली मुद्दों पर, बिटकॉइन पर बात करेंगे। वीकेंड में 42,000 US डॉलर छूकर वापस आ चुका है बिटकॉइन। अभी अगर आज का मैं ग्राफ देखूं तो आज 38 के आसपास है ये। तो पहले तो आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दीजिए कि क्या लगता है, अब इसके बाद ऊपर जाने के ही चांसेस हैं? कुछ हमारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये इससे भी नीचे जा सकता है, 24,000 के आसपास जा सकता है। तो इस पे पहले आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर दीजिए। देखिए इस समय मेरे हिसाब से जो मैं मैट्रिक्स देख रहा हूँ तो मैं ज़्यादा टेक्निकल्स के साथ साथ ऑन चेन डेटा देखता हूँ। मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, वो तुरंत हमको ऑनलाइन दिख जाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और उसके काफ़ी मैट्रिक्स, तो उसके हिसाब से जो अभी इस समय चल रहा है तो काफ़ी जो बिटकॉइंस हैं जो अक्रॉस दी वर्ल्ड एक्सचेंजेस पे हैं, तो वो एक्सचेंजेस से मूव आउट हो रहे हैं। मूव आउट बिटकॉइन जब होते हैं एक्सचेंजेस से तो उनका केवल एक ही मतलब होता है कि वो लोग जो हैं वो अब बिटकॉइन इस समय बेचना नहीं चाह रहे हैं, वो अपने पास रखना चाह रहे हैं ताकि वो आगे का एक प्राइस एक्शन इंजॉय कर पाए। तो मेजरली जो ये है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है क्लियरली कि कैसे मतलब लोगों का या जितने भी पुराने लोग हैं वो कैसे इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तो पहली चीज़ है। तो लोग काफ़ी समय अक्यूमुलेशन फेज में जा चुके हैं जहाँ पे वो बिटकॉइन अक्यूमुलेट करके अपने एक्सचेंजेस से बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट पे। और पिछले एक हफ्ते में क्योंकि क्या हुआ था, पिछले 2-3 महीने में इतने सारे लोगों का लॉस हुआ था या जितने लोग लॉस में चले गए थे बिटकॉइन में, तो उन्होंने क्या किया है, जैसे ही मार्केट रिबाउंड किया है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है बहुत सारा। तो करीबन $2 बिलियन की प्रॉफिट बुकिंग हुई है बिटकॉइन में कल कल रात तक। तो एक तरह से वो सेलिंग प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया है बिटकॉइन के ऊपर। तो इस समय 37,500 से 38,000 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास। लेकिन अगर ये इसको ब्रीच करता है तो फिर हम लोग इसको नीचे लेवल पे अभी इस समय हो सकता है जाते हुए देखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसका अगला सपोर्ट लाइन है वो करीबन 34,000 के आसपास है। अगर ये इसको होल्ड कर भी आता है थोड़े थोड़े टाइम के लिए और ये इसको ऊपर जाता है तो इसका हम लोग अभी इमीडिएट टारगेट हो सकता है कि 42,000 के आसपास देखें। तो ये अभी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में अभी भी कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिख रहा है जहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि इतने सारे लोगों ने जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, तो इस पे मैं जानना चाहूंगी ऐश्वर्या कि हमें किस माइंडसेट के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसे अभी भी लोग केवल ट्रेडिंग के तौर पर देख रहे हैं। तो इतने छोटे अमाउंट में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना कितना सही होता है? लंबे वक्त तक हमें इंतजार करना चाहिए, इस पे भरोसा रखना चाहिए? इस पे आप कोई अगर एडवाइस या कोई ओपिनियन अगर आपका हो तो वो आप जरूर साझा करें। और ये भी हमें बताएं कि जैसे ये बिटकॉइन जो है 60,000 के आसपास 64 तक भी जाके आया है, 64,000 US डॉलर पर गया था, उसके बाद नीचे आया है।
तो क्या चांसेस है, कब तक, आने वाले 2 महीने 3 महीने, कब तक हमें इसका वापस से एक बार फिर ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा? ऐश्वर्या, मैं माफी देखिए ये चाहूंगी स्लो आपकी प्रोसेस आवाज। रहेगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा एक जो डर मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का। इंफ्रा अब आ रही है ठीक? जी जी जी, बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं इस समय ये कह रहा था कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो जो चल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के चलते हुए इस समय जो यूएस है, यूएस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल अराउंड $29 बिलियन से क्रिप्टो करेंसी मार्केट से फंड करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें हर एक ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी किसी को भी हम इंटरमीडियरी मानते हैं या बिचौलिया मानते हैं, तो उसको इसमें टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। तो उसकी वजह से इस समय मार्केट का सेंटिमेंट अभी ऐसा नहीं है कि हो सके कि वो वापस बिटकॉइन 64 या 70,000 या ऐसे जो लेवल्स हैं उसकी तरफ एकदम से भागता हुआ चला जाएगा। अभी जितना भी जो ऑन चेन डेटा जिससे मुझे समझ में आ रहा है और जो चीज़ें चल रही हैं इस समय ऑन चेन, उसके बेसिस पे ये लेवल इन फ्यूचर आएंगे, बट अभी आएंगे ये इसका कोई कंफर्मेशन अभी मुझे नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपने हमें बता दिया है कि किस तरीके से बिटकॉइन को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जहां तक लोग समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब 42 के पास चला गया है, तो अब शायद हो सकता है वापस ये केवल ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये वॉलेटाइल है, अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, वो आपने हमें बता दिया है कि किस तरीके से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, जिसके चलते प्राइस अभी यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या कोई ऐसी अपडेट है जो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड जो है उसमें डेली बेसिस पर नई नई न्यूज सामने आ रही हैं, अपडेट्स सामने आ रही हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए इन खबरों पर नजर रखना जो सचमुच में क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसी अपडेट है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? इथीरियम में कल एक अपडेट आने वाला है जिसमें हम लोग इथीरियम के कोड को, जो सॉफ्टवेयर है इथीरियम का, उसको अपडेट करेंगे। और उसको हम लोग टर्मिनोलॉजी के नाम पे बोलते हैं EIP 1559। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इथीरियम पे इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से क्या होता है कि काफ़ी लोग नहीं ये ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम इथीरियम में क्या है कि जैसे बिटकॉइन में टोटल ये बता दिया गया है कि 21 मिलियन बिटकॉइंस होंगे, वैसे इथीरियम में ऐसा कुछ भी नहीं। इथीरियम में कोई सप्लाई या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आगे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। तो वो एक चीज़ थी जो जो प्राइस को इथीरियम के आगे पुश होने में रोक रही थी। तो ये जो अपग्रेड होगा इससे दो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि हम लोग जो फीस रिकवर करते हैं वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। मतलब हमको ये समझ में आने लगेगा कि कब फीस कम है। अगर मुझे कम फीस पे ट्रांजैक्शन करना है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा चलो इस टाइम पे कम फीस लगेगी तो मैं उस टाइम पे ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। एक तो ये पॉजिटिव चीज़ आएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जब हम लोग इथीरियम के ऊपर करते हैं, जितने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं USDC, यूनिस्वैप और ये सारे प्रोजेक्ट जो है इथीरियम के ऊपर ही चलते हैं। तो जब ये चलते हैं तो उनके चलने उससे जो फीस हम कलेक्ट करते हैं, तो अब इथीरियम में एक बेस फीस बना दी गई है। अगर उस बेस फीस से ज़्यादा कोई भी फीस रिकवर होगी तो उतना इथीरियम जो है वो बर्न हो जाएगा। बर्न का मतलब होता है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो अभी जो इथीरियम हमेशा केवल इन्फ्लेशनरी रहता था कि वो हमेशा बढ़ती जाएगी उसकी सप्लाई, वो जैसे जैसे ये नेटवर्क ज़्यादा यूज़ होगा वैसे वैसे बर्न होके उसकी सप्लाई को कम करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा इथीरियम को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सप्लाई जो अभी हमेशा बढ़ती चली जा रही थी
वो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इथेरियम का यूज केस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इथेरियम के लिए जो कल से लाइव हो जाए। बहुत बढ़िया, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी अपडेट हमें दे दी है। मैं दर्शकों को बता दूं, बर्न करने का, जैसे ऐश्वर्या ने बताया, बर्न करने का मतलब होता है, बीते वक्त में एक खबर आई थी कि डोज कॉइन्स कुछ बर्न कर दिए गए थे, या शिबा इनू जो है उन्हें बर्न कर दिया गया था। तो बर्न करने का मतलब ये होता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या शायद उन्हें ऐसे एड्रेसेस पर भेज दिया जाए जहां से उन्हें एक्सेस ना किया जाए। तो ये मतलब होता है बर्न करने का, प्रैक्टिकली बर्न करना नहीं होता है, ये मतलब होता है इसका। तो ऐश्वर्या, ये जो आपने अपडेट्स बताई है, इसकी वजह से तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है उन लोगों को जो इथेरियम में इन्वेस्टेड है। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी, हमने देखा है कि या तो कुछ लोग केवल इथेरियम पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या केवल बिटकॉइन पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों को साथ लेकर अपना एक पोर्टफोलियो जो है उसे डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। बीते वक्त में मैं किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा इथेरियम पे क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इथेरियम काफी 200% रिटर्न ऑलरेडी हमें दे चुका है, तो अब हम इथेरियम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिटकॉइन में ज्यादा चांसेस उन्हें लग रहे हैं, तो वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस माइंडसेट के साथ ऐसा वो ना करें कि केवल बिटकॉइन के साथ चले गए, या फिर केवल इथेरियम के साथ चले गए? कितना जरूरी हो जाता है हमारा ये समझना कि ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, हमें बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ना होगा, किसी एक कॉइन पे एकदम अंधा विश्वास नहीं करना, और थोड़ा प्रैक्टिकल होना है हमें। ऐश्वर्या, मैं माफी चाहूंगी, आपकी बिल्कुल आवाज हमारी दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही देखिए है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इथेरियम जो है, मुझे पर्सनली जो मतलब मेरा जो पर्सनल राय है वो ये है कि मुझे इथेरियम काफ़ी अच्छा लगता है, इवन एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। मुझे इथेरियम में पर्सनली ये लगता है कि इथेरियम हैज़ मोर पोटेंशियल, उसके अंदर ज़्यादा आगे बढ़ने का और आगे ज़्यादा उसका यूज़ केसेस और उसका अडॉप्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा, और उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं जो बन रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरा पर्सनल जो होल्डिंग रहती है, मेरा पर्सनल होल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी पर्सनल होल्डिंग अब अब आ रही है। जी, आपकी आवाज थोड़ा रुक रुक कर आ रही है। हम ऐसा करते हैं, एक बार वापस से आपके साथ कनेक्ट होते हैं, शायद आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू है जिसके चलते हम बात नहीं कर पा आवाज़ रहे अब हैं, आ रही और है आप आपको? जो कह रहे हैं उसे सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार हम रिकनेक्ट करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे ऐश्वर्या ने हमें बहुत ही अच्छी अपडेट बता दी है इथेरियम के बारे में, जिसके चलते किस तरीके से इथेरियम का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ेगा और कैसे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा उसमें, वो भी उन्होंने बता दिया है। ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि जो अपडेट्स हैं उन पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपडेट्स पे नजर रखेंगे तभी आप कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जरूर ध्यान रखते हैं कि उस कंपनी से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं आ रही है, आप उसे रेगुलर बेसिस पर चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें, अगर हम किसी कॉइन में इन्वेस्टेड हैं, या हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस पर पूरी तरीके से नजर रखें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आपने देखा ही होगा बीते वक्त में किस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो बड़े नामी दिग्गज लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके कुछ भी कह देने भर से किस तरीके से किसी भी कॉइन का जो दाम है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ एक बार वापस से जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे थे। जी ऐश्वर्या, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आवाज आ रही होगी। जी
हाँ, आवाज आ रही है, आपको जी आ रही है आवाज? जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप प्लीज एक बार आप जो बता रहे थे हमारे दर्शकों को उसे एक बार दोहरा दीजिए ताकि हमें ज्यादा अच्छे से वो समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इथीरियम एक ऐसा टोकन है, या एक इथीरियम एक ऐसी चीज है जहाँ पे मुझे ये लगता है, क्योंकि वर्ड का अडॉप्शन और जो चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे इथीरियम में जो प्राइस चेंज या फिर अल्टीमेट जो आगे चल के मुझे मेरा नजरिया है, वो काफी पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए मेरा सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा तो इथीरियम में रहता है। सेकंड मेरा इन्वेस्टमेंट दूसरे कॉइन्स में रहता है, या मतलब बहुत करीबन 40% मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इथीरियम का है। बाकी उसके अलावा 20% बिटकॉइन है, एंड उसके अलावा जो बचा हुआ है फिर मैं और दूसरे कॉइन्स में जाता हूँ। एंड दूसरे कॉइन्स में जाना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि उसमें रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है, मतलब मुनाफा अच्छा मिलता है, रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इन कॉइन्स के संग, जो मेजर कॉइन्स टॉप 10 या टॉप 20 में नहीं आते हैं, उनमें रिटर्न तो अच्छा रहता है, लेकिन उनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे, क्योंकि कोई अलग से दोस्त कह रहा है या कुछ कह रहा है, तो इस वजह से हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है कि वो कैसे काम करता है, तभी हमें उस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल ये तो फाउंडर इंडिया हमेशा बताता रहता है कि पहले आप खुद को एजुकेट करें, अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करें, पहले अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करें। जब आप अच्छे तरीके से समझ जाएं क्या क्या इन्वेस्टमेंट मेथड आपके पास मौजूद हैं, ट्रेडिंग मेथड्स आपके पास मौजूद हैं, उसके बाद आप ट्रेड करें। तो ऐश्वर्या, जब आपने अपने हेलो। पोर्टफोलियो की बात की है तो मुझे लगता है कि पहली बार शायद किसी ने कहा हो कि इथीरियम पे उनका जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज है वो इथीरियम पे ज्यादा है, फिर बिटकॉइन, फिर बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स मौजूद हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने बताया कि आप 40% जो है इथीरियम पे हैं, उसके बाद 20% आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन में है। तो ये जो रेशो है इसे सेट कर किस तरीके से आपने किया है, या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आप इथीरियम के बारे में हमारे जो ऑडियंस है उनके आगे रख सकते हैं? क्योंकि इथीरियम जो अभी, अगर हम चार्ट देखें, अभी उसका दाम देखें, तो वो भी एक अच्छा खासा हाई बना के नीचे आया है। तो इस वजह से हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम डिप्स पे बाय करते चलें किसी भी कॉइन में, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथीरियम हो। तो अभी वो जिस रेट पे मौजूद है, $2480 आज इसका जो है दाम दिख रहा है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा और अच्छे से बताइए कि आपका जो ट्रस्ट है इथीरियम पे इतना ज्यादा क्यों है? क्या पोटेंशियल ऐसा है जो आप देख पा रहे हैं और जो हम जैसे लोग हैं वो नहीं देख पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले ये थी कि इथेरियम में जो सप्लाई थी वो डिक्रीज हो जाएगी जब वो अपग्रेड हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि इसके प्राइसिंग के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इथेरियम अपने अपग्रेड्स के ऊपर, इथेरियम में दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एक तो गैस फीस, जो हम लोग फीस देते हैं इथेरियम में, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक आती है आपकी स्पीड की। इथेरियम में स्पीड नहीं है, 14-15 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड इथेरियम करता है। लेकिन जिस हिसाब से अपडेट्स हो रहे हैं इथेरियम में, अभी एक नया अपडेट जो है वो टेस्ट फेज में चल रहा है, जिसको हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं। तो ऑप्टिमिज्म एक ऐसा अपडेट है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस स्पीड को बढ़ाने की। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने ऑप्टिमिज्म को ट्राई करना शुरू कर दिया है, जैसे यूनिस्वैप है और सिंथेटिक है। और वहाँ पे जो फीस की बात हम करते थे, जो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, 99% फीस कम हो जा रही है जब हम इस अपडेट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं। तो 99% फीस कम हो जाना का मतलब ये है कि जो फीस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग स्पीड की बात करते थे, काफ़ी अच्छे विद इन सेकेंड्स ट्रांजैक्शन होना शुरू हो चुके हैं उस पर, और काफ़ी अच्छे तरह से वो चल रहा है। बस उसमें अभी एक ड्रॉबैक ये है, क्योंकि जो ये अपग्रेड है, ये जब हम इस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सारी चीज़ें जब होती हैं वो दूसरे चेन पे चली जाती हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, और फिर अल्टीमेटली उसको उस वजह से मल्टीपल चेन्स में ब्रेक कर दिया जाता है।
और मल्टीपल चेन्स में ब्रेक करके वो सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं। तो वापस से जब हम उसमें जब वापस पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं या वो उस चेन से वापस से इथेरियम वाली चेन पे वापस आना चाहते हैं, तो उसमें विड्रॉ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ट्रांजैक्शन और जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। उसके बाद जब इथेरियम जो है अपना एक जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क जो बिटकॉइन अभी यूज करता है, अभी उसी पे है, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपग्रेड आ रहा है, वैसे ही जब इथेरियम 2.0 की जो हम बात करते रहते हैं, उसमें ये चीज़ और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो अभी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि इतना इंटेंसिव, मतलब एनर्जी इंटेंसिव काम है, वो खत्म हो जाएगा और स्टेकिंग के बेसिस पे माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव फैक्टर है। तो ये चीज़ें हो गई जो अपग्रेड हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, इथेरियम का जो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इथेरियम बेस्ड सॉल्यूशंस यूज़ करना शुरू कर दिया है। अर्नस्ट यंग है, ईवाई जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिग फोर है, उसने इसके सॉल्यूशंस क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। नाइटिंगेल एक सॉल्यूशन है इनका। उसके अलावा जेपी मॉर्गन जो है वो अपना दिन का $1 बिलियन अपने बॉन्ड मार्केट में जाके सेटल कर रहा है पर डे इथेरियम चेन पे। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जो इसमें शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन जो हो रहा है, वो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन और ऐसी चेन्स पे नहीं हो रहा है जैसे इथेरियम पे हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे यूनिस्वैप है, तो यूनिस्वैप आगे चल के इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होना शुरू हो रहा है। वो काफ़ी इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा है कि कैसे वो अपने मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशंस को ऑनबोर्ड कर सकता है। अब ये सब चीज़ें चलती कहाँ हैं? ये सब चीज़ें इथेरियम के ऊपर चलती हैं। तो अगर वो इथेरियम के ऊपर चलती हैं, अगर इथेरियम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं और इथेरियम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी सप्लाई जो है वो मार्केट में कम होती जा रही है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कौन पैसे नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैं चाह रही थी कि आप जो डिटेल में बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एकदम क्लियर हो जाता है इंसान की क्यों हम पैसे लगा रहे हैं। केवल इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हर कोई इथेरियम में पैसे लगा रहा है या उसे हम बिटकॉइन का रेप्लिका समझ के बैठे हुए हैं, इसलिए हम पैसे लगा रहे हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में उसका जो पोटेंशियल है वो हमें दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं सीए दीपक मल्होत्रा, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं मेटिक और टीआरएक्स पर आपका ओपिनियन क्या है, वो अगर आप शेयर कर पाएं। टीआरएक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर प्लीज उस पर अपनी जो राय है वो जरूर रखें। देखिए, मैटिक जो एक प्रोजेक्ट है, मैटिक एज अ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इंडियन प्रोजेक्ट है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इथेरियम की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी थी, जो कि ये थी कि इतनी तेज़ जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना है और स्पीड वाली जो दिक्कत थी, वो मैटिक इथेरियम की वो सॉल्व कर रहा था। काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन रहा है एंड अपना खुद का भी वो अपना पूरी चीज़ें बनाना शुरू कर चुके हैं। तो मैटिक वहाँ पे तो एक पॉजिटिव साइड है, लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी पॉजिटिव साइड है, लेकिन नेगेटिव उसका सबसे बड़ा ये है कि वो एक इथेरियम की साइड चेन की तरह देखा जाता है आज के ज़माने में, कि वो इथेरियम के ट्रांजैक्शंस को आगे तेज़ प्रोसेस करने में और इथेरियम को आगे बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता था। लेकिन जब इथेरियम अपने खुद ही के ये सॉल्यूशंस लेके आ रहा है, तो वो जो एक डिमांड मैटिक की क्रिएट हुई थी वहाँ पे, वो डिमांड एक तरह से कम होती दिखाई देगी। लेकिन मैटिक उसको काउंटर करने के लिए अलग-अलग अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर चुका है। उसने एनएफटी वर्ल्ड में भी अपना एक फंड लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे और अपना एनएफटी पे पूरे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैटिक लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मुझे अच्छा लगता है। मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है मैटिक पे, मैंने ₹2 में खरीदा था एंड अभी भी मैंने उसको सेल आउट नहीं किया है। बाकी टीआरएक्स मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि टीआरएक्स पे इतना ज़्यादा इनोवेशन और इतना ज़्यादा मेरे को मतलब इतना ज़्यादा आप ये समझिए कि उसमें पॉजिटिव मोमेंटम और ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो अभी के लिए टीआरएक्स एक अच्छा कॉइन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से और दूसरी चेन्स हैं, टीआरएक्स का एक्चुअली कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो इथेरियम से करते हैं, पोल्का डॉट से करते हैं, सोलाना से करते हैं। तो इन सब से जब आप इनका कंपैरिजन करते हैं, तो बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है टीआरएक्स उतनी स्पीड से इनोवेशंस नहीं कर पा रहा है जितनी स्पीड से बाकी चेन्स कर रही हैं।
तो अल्टीमेटली आखिरी में जीतेगा तो वही जो सबसे ज़्यादा इनोवेशन करेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसलिए मुझे TRX लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा अच्छी बिड नहीं लगती। ठीक है ऐश्वर्या, आज आपने हमारे बहुत से सवालों के जवाब जो हैं वो दे दिए हैं और आपने बहुत ज्यादा वक्त भी दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवाल लेने के लिए, और ये जो नए नए जो इनोवेशंस हैं या जो भी नई फंडामेंटल से जुड़ी जानकारियां हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए, वो सब हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें बताया है कि इथीरियम पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ आपको इन्वेस्ट करना है, साथ ही साथ कौन सी वो बातें हैं जिनका अपडेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो हम क्रिप्टो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। करना कुछ नहीं है, जिस भी कॉइन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपके किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट कर दिया है या वो बहुत ज्यादा हाइप में है, इसलिए मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले वक्त में वो किस तरीके से काम करेगा, उसके क्या यूजेस होंगे। ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप काफी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे और लंबे टाइम तक एकदम ट्रस्ट के साथ उस पर्टिकुलर कॉइन को आप होल्ड करके चलेंगे। जिस तरीके से ऐश्वर्या ने बताया कि उन्होंने कब इन्वेस्ट किया था उस पे और आने वाले वक्त में अभी भी उन्होंने उसे सेल आउट नहीं किया है मैटिक को। तो ये चीजें होती हैं जब आप चीजों को जान लेते हैं, बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल आप समझ लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में या बाकी किसी भी मेथड में आप इन्वेस्ट करते हैं। आज के क्रिप्टो लाइव को देते हैं यहीं विराम। आने वाले वक्त में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं, आप चाहते हैं हम उसे कवर करें, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।